हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ओपन लैब स्टडी में। तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं हम लोग हिंदी व्याकरण का। तो जो भी बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए या बिहार दरोगा या बिहार होमगार्ड या सीपीओ जिनका भी आप फॉर्म भरे हुए जहाँ से भी आपको हिंदी का क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग व्याकरण से स्टार्ट करने वाले हैं और जब तक आप लोग एग्जाम नहीं हो जाता सारे शेड्यूल वाइज आपको दे दिए जाएंगे सीरीज वाइज। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं संपूर्ण वर्णमाला। पहले वर्णमाला से स्टार्ट करते हैं। टारगेट हमारा बिहार पुलिस में रहेगा 10 के 10, यानी कि हम लोग 10 में 10 करने की पूरी प्रयास में रहेंगे कि जहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा 10 में 10 कर देंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग वर्णमाला में जो चीज़ जानेंगे उसे कहते हैं यहाँ पे हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई। याद रखिएगा, जो भी क्वेश्चन यहाँ पे मैं बताऊँगा आपको उसे इम्पोर्टेंट समझ कर उसको पढ़ना है। ठीक है, इम्पोर्टेंट समझ कर उसे पढ़ना है, याद रखिएगा। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, इस ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। याद रखिए, यहाँ से पूछता है कि ध्वनि, याद रखिएगा हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। क्या होती है? ध्वनि होती है। वर्णों के व्यवस्थित करने के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं। पूछते हैं कि हिंदी में उच्चारण के स्थान पर कितने वर्ण होते हैं, तो 45 वर्ण होते हैं। इनमें से 10 स्वर होते हैं। पूछे 10 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं। कितने व्यंजन होते हैं? तो व्यंजन होते हैं 35, याद रखिएगा। वही चीज़ यहाँ पे लेखन के आधार पर पूछेगा। ये तो उच्चारण के आधार पर हो गया, ये चीज़ आप लोग जान गए। आगे यहाँ पे लेखन के आधार पर रखा गया है कि 52 होते हैं वर्ण। पूछ देगा आपको कि हिंदी व्याकरण में लेखन के आधार पर कितने वर्ण होते हैं, उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण होते हैं। इनमें से 13 होते हैं, जैसे कि 52 होते हैं उनमें से 13 आपको स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं। 4 इसमें संयुक्त व्यंजन होते हैं। आगे देखने को मिलेगा वर्णमाला के 2 भाग होते हैं, सभी को पता है यहाँ पे, एक स्वर और एक व्यंजन। ठीक है, दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने भेद होते थे? 2 भेद होते हैं। स्वर, जिन वर्णों के स्वतंत्र रूप से बोला जा सके उसे स्वर कहते हैं। परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या 13 मानी गई है, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से इसे 10 स्वर कहते हैं। कितने? 10 होते हैं। यहाँ पर आपको बताया गया है कि परंपरागत रूप से अगर देखा जाए तो माना गया है 13, लेकिन उच्चारण दृष्टि से कितना? 10 ही माना गया है। ऊपर हम लोगों ने पढ़ा। अब यहाँ बात कर लेते नीचे, सब कुछ देखेंगे ताकि आप लोगों को बिल्कुल दिक्कत ना आए कहीं से। उच्चारण, एक में है उच्चारण के आधार पर स्वर कौन से होते हैं। तो उच्चारण के आधार पर जो स्वर होते हैं हम लोगों ने 10, वो यहाँ पर देख लीजिए। अ, आ, ई, हर्षऊ, ऊ, हर्षऊ, ए, ओ और औ, इतना ही होते हैं। और लेखन के आधार पर भी होते हैं। कितना? यहाँ पर आपको री तक ले आते हैं, अंग आ और री तक ले चले आते हैं। सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा देखने को, मेंशन किया हुआ है एवरीथिंग। आपको घबराने की बात नहीं है। स्वरों के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं भाई? स्वरों के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, जैसे कि हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और हर्ष स्वर। यहाँ पे आपको पूछ दिए जाएंगे। यहाँ पे चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे दीर्घ स्वर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हर्ष स्वर की। तो हर्ष स्वर यहाँ पे दिया गया है आपको परिभाषा, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? कम से कम समय लगते हैं। जैसे कि अ, कितना से कम समय लगेगा? अ मतलब बोलते ही अ है। तो ई, उ, री, कितना कम समय लगता है? इसे मूल स्वर भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मूल स्वर के रूप में भी कहते हैं। दीर्घ स्वर देख लीजिए, जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वरों से दुगुना समय लगता है। हर्ष स्वर से क्या होता है? दुगुना समय लगता है। थोड़ा दीर्घ मतलब समझते हैं ना, दीर्घ दीर्घ चीज़ें ऐसी आ रही है स्वर, और वो भी कौन? मूल स्वर, यानी कि छोटा सा, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ थोड़ा सा लंबा हो गया, दीर्घई, हर्षऊ, ए, ओ, औ, और यहाँ पर देखिए अ, ई, उ, देखिए कितना छोटा हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन रखा जाता है। अगला यहाँ पे व्यंजन, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। हर व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर लगा रहता है। क्या लगा रहता है? अ स्वर लगा रहता है। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता। अ इसमें बहुत ही फैक्ट इंपॉर्टेंट रखता है। वर्णमाला में कुल 35 व्यंजन होते हैं। कितने व्यंजन होते हैं भाई? 35 व्यंजन होते हैं वर्णमाला में। नेक्स्ट हमारा रहेगा यहाँ पे कि व्यंजन के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। अब यहाँ तक याद रखिएगा कि स्पर्श व्यंजन, अंतः, स और उष्म, सारे व्यंजन होते हैं। अभी 1 नंबर से देखते हैं। यहाँ पर है कि इन्हें 5 वर्गों में रखा गया है और हर वर्ग में 5-5 व्यंजन है। हर वर्ग का नाम पहले वर्ग के अनुसार ही रखा गया, पहले वर्ग के नाम से अनुसार ही रखा गया। जैसे यहाँ पे व्यंजन, स्पर्श व्यंजन जो कि हमारे स्पर्श होते हैं वो नीचे मैं बताऊँगा। जैसे कि क वर्ग होते हैं, च वर्ग होते हैं, ट
ट वर्ग होते हैं, त वर्ग होते हैं और प वर्ग होते हैं। याद रखिए त क ख च च और ट और त सारे के सारे आपको क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन के रूप में जाने जाते हैं। नीचे मैं सब कुछ बताऊंगा। अंत व्यंजन कौन होते हैं, याद रखिएगा अंत व्यंजन पूछ दिए जाते हैं तो अंत व्यंजन य र ल व यह 4 होते हैं। कितने अंत व्यंजन, 4 होते हैं। उष्म व्यंजन भी 4 होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, डंटी सा भी होते हैं, मूर्धन सा भी होते हैं, तालाब सा भी होते हैं और हा भी होते हैं। याद रखिएगा। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, जो दो दो वर्णों से मिलकर बना होता है, दो व्यंजनों से मिलकर एक व्यंजन बना होता है, उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे कि छ, अब छ और यहाँ पे क दोनों मिलकर इसको छ बनाया गया, तो इसलिए त्र यहाँ पे त और र, री जिसको बोलते हैं, री मिलकर त्र बनाया गया था, ज्ञ। ठीक है, इस तरह से श्र, यहाँ पे श्री, जो श्री वाला श्र जो भी यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट है, किसी एक भाषा या अनेक भाषाओं को लिखने के लिए प्रयुक्त मानक प्रतीकों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला या वर्णों की माला समूह को कहते हैं। वर्णमाला भी कहते हैं या वर्णों के माला समूह भी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, देवनागरी। देवनागरी हमारी राष्ट्रभाषा हो जाती है। यहाँ से आपको हिंदी की राष्ट्रभाषा यानी कि हिंदी भाषा जो लिखी जाती है वो किस लैंग्वेज में, तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। वर्णमाला में अ, आ, हर्षई, दीर्घई, उ, हर्ष दीर्घऊ, री, फिर लिरी, लिड़ी, लिड़ी, ए, ओ, औ, अंग, आ, क, ख, ग, घ, अंगा, वहीं पे च, छ, ज, ज, ज्ञ, ट, ठ, द, न, और यहाँ पे आपको यर, लव तक ले सब कहाँ पे आ जाता है, ह तक को देवनागरी के रूप में रखा जाता है। साथ ही आपको इंग्लिश की बात कर लीजिए, रोमन वर्णमाला में तो A to Z आपको क्या होते हैं, अल्फ़ाबेटिकल जो भी होते हैं यहाँ पे वर्णमाला के समूह रखे जाते हैं। देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देवनागरी लिपि में संस्कृत, मराठी, कोंकणी, नेपाली, मैथिली भाषाएं लिखी जाती है। कितनी भाषाएं, यहाँ पे जो भी 5 भाषाएं ये सारी लिखी जाती है किसमें, देवनागरी भाषा में। घोष और अघोष की बात कर लेते हैं। व्यंजनों के वर्गीकरण में स्वर तंत्रिकों की स्थिति महत्वपूर्ण मानी जाती है। क्या महत्वपूर्ण मानी जाती है, किसमें, घोष और अवघोष में। नेक्स्ट हमारा रहेगा सभी के लिए, एक बार फिर से यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर रखा कि इस दृष्टि से व्यंजनों को 2 वर्गों में विभक्त किया जाता है। कितने वर्गों में, इस दृष्टि से 2 वर्गों में, यानी कि देवनागरी को घोष और अघोष 2 रूपों में व्यवस्थित किया जाता है, विभक्त किया जाता है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होती है उन्हें घोष या सघोष भी कहते हैं, या दूसरे प्रकार की ध्वनि अघोष कहलाती है। दूसरे प्रकार की ध्वनि क्या होती है, अघोष कहलाती है। जैसे कि स्वर तंत्रिके की अघोष स्थिति में, अर्थात जिनके उच्चारण में कंपन नहीं होती है उन्हें अघोष कहते हैं। अब यहाँ पे पता चल जाएगा आपको कैसे। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं, एग्जाम्पल देख लीजिए। ये घोष का हो गया, ये अघोष का हो गया। घोष जैसे ग, घ, अंग, क, ख क्या हो जाते हैं, अघोष हो जाते हैं। क, ख अघोष हो जाते हैं। और यहाँ पे घोष कौन से हो जाते हैं, जिसमें ग और घ और अंगा, जिसमें क्या हो रहा है, बल पड़ रहा है ना, बल पड़ रहा है, कंपन हो रही है। जैसे ज कंपन दिख रहा है, झ, य, च, छ, देखिए यहाँ पर आपको कंपन नहीं हो रहा है। तो इस तरह से जिसमें कंपन नहीं होगा वो अघोष होगा, जिसमें कंपन होगा उसको घोष कहते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। पर्णता के आधार पर भी व्यंजनों के वर्गीकरण किया जाता है। प्राण का अर्थ श्वास वायु होती है। क्या होती है, श्वास वायु कहते हैं। जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास बल अधिक लगता है उन्हें महाप्राण, और जिनमें श्वास बल का प्रयोग कम होता है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। जिसमें सांस कम लगता है, जिसमें सांस कम लगता है उसे क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। और जिसमें अधिक, सॉरी प्रोडक्ट, जिसमें कम लगता है उसे अल्प प्राण कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। जिसमें अधिक करता है उसमें महाप्राण कहते हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा कि पांच पंच वर्गों में दूसरी और चौथी ध्वनियाँ महाप्राण कौन सी होती है। 5 वर्गों में दूसरी और चौथी ध्वनियाँ महाप्राण कहलाती हैं। जैसे हिंदी के ख, वो शुरू के हम लोग हटा दिए क, ठीक है, शुरू के हटा दिए हैं और यहाँ पे ख से शुरू कर दिए हैं। अब यहाँ पे याद रखिए 5 वर्ग जो होते हैं, क, ख, ग, घ 5 होते हैं। अब यहाँ 5 में दूसरी और चौथी ध्वनियाँ महाप्राण, जैसे कि ख और घ, छ और झ, ढ और ढ, थ और ध, फ और भ, ई और ढ, यानी कि ण और ढ व्यंजन होते हैं महाप्राण। अब वर्गों के पहले, तीसरे और 5वें वर्ण अल्पप्राण होते हैं। अब याद रखिएगा वर्णों के पहले और तीसरे, याद रखिएगा यहाँ पे आपको मैं बता दूँ एक बार और कि पहले और तीसरे और 5वें, यानी कि 2 तो छट गए, जो कि 2 क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं, कि दूसरा और चौथा महाप्राण होते हैं। और 1
तीसरा और पांचवा, एक तीसरा और पांचवा क्या होते हैं? अल्पप्राण होते हैं, अल्पप्राण होते हैं। 1, 3, 5 अल्पप्राण होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे रखा गया है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ किससे बोला जाता है। ये बहुत ही फैक्ट रखता है, इम्पोर्टेंट रखता है। ठीक है। कंठय वर्ण, कंठय वर्ण यानी कि कंठ से बोलने वाली भाषा है। जिन वर्णों की उच्चारण स्थानीय कंठ से होती है उसे कंठय वर्ण कहते हैं। जैसे कि क, ख, ग, घ, अंग, ये सभी क्या होते हैं? अ, आ, कवर्ग का पूरा होता है ह और विसर्ग, ये सभी किससे होते हैं? तो सभी के सभी आपको कंठ से बोले जाते हैं। तालु से जिसे बोले जाते हैं, जैसे कि जिन वर्णों का उच्चारण स्थान तालु से होते हैं उसे तालव्य कहते हैं। जैसे ई, हर्षई दीर्घई, चवर्ग पूरा, च, छ, ज, ज्ञ, य और क्या हो जाते हैं? तालाब सन, सभी के सभी किससे बोले जाते हैं? यहाँ पे तालु से बोले जाते हैं। अब यहाँ पे मूर्धन्य वर्ण जिसको कहते हैं, जिसे मुख से बोले जाते हैं। जैसे कि जिन वर्णों का उच्चारण मूर्धा से बोले जाते हैं उन्हें मूर्धन्य कहते हैं। जैसे कि ट, ठ, ढ, ड, ढ, न, यानी कि पूरा, और यहाँ पे री भी है और आपको र, और यहाँ पे मूर्धन्य, सभी के सभी किससे बोले जाते हैं? तो ये सभी मूर्धन्य से बोले जाते हैं, मुंह से बोले जाते हैं। अब दंत से, जिसे दांत से स्पर्श से बोले जाते हैं। जैसे कि जिन वर्णों का उच्चारण स्थान दांत से होते हैं उन्हें दंत वर्ण कहते हैं। जैसे लरी, त वर्ग पूरा, त, थ, द, ध, न, ल व स आते हैं। आप बोलकर देखिए ना, चेक कीजिए बोलकर कि पूरा तथा किससे बोले जाते हैं? दांत से बोल रहे हैं। अगला यहाँ पे रखा गया ओष्ठ से, यानी कि ओठ से सटते हैं। जैसे जिन वर्णों का उच्चारण ओष्ठ से होता है उसे ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं। हर्षऊ, दीर्घऊ, आप प पूरा बोल के देख सकते हैं। प, फ, ब, भ, म, अभी पढ़ के देखिए आप लोग। प, फ, ब, भ, म आ रहा है ना। उपधामनीय वर्ण कहलाता है, इसे भी उपधामनीय वर्ण भी कहते हैं। याद रखिए, ओष्ठ्य वर्ण को उपधामनीय वर्ण भी कहते हैं। नासकीय, याद रखिए नासकीय वर्ण किसे कहते हैं? जैसे कि जिन वर्णों का उच्चारण स्थान नाक से होता है, हमारे नाक से बोले जाते हैं। जैसे कि अंग, ध्यान दीजिए, पढ़कर देखिए, ज्ञ, अण, न, म, ये सभी क्या होते हैं? नाक से बोले जाते हैं। तो आपको कंफर्म हो गया होगा। आगे है कंठाल्प, यानी कि कंठ और तालु से मिले, जो वर्ण से मिले, जैसे कि यहाँ पे कंठ और तालु से मिलकर बने होते हैं उसे कंठाल्प कहते हैं। जैसे कि ए और ए दोनों आपको कंठ और तालु से मिलकर बोले जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे रखा गया आप सभी के लिए कंठोष्ठ वर्ण। कंठोष्ठ यानी कंठ और ओष्ठ से मिलकर बनने वाला, कंठ और ओष्ठ से मिलकर बोलने वाला कंठोष्ठ वर्ण कहते हैं। जैसे कि ओ और औ, ओ और औ सभी आपको याद होनी चाहिए, मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। दंतोष्ठ वर्ण, जिसे दांत और ओष्ठ से बोलने वाला, दांत और, तो इसमें क्या होते हैं? व दंतोष्ठ वर्ग है, व दंतोष्ठ वर्ग है, दांत और ओष्ठ से। अब बात कर लेते हैं, सब कुछ जान गए। अब यहाँ पे कुछ सेट लगा लेते हैं। सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है लगाना। मैं आपको कुछ और सेट कराऊंगा। ये मास्टर वीडियो फर्स्ट है, मैं जब सेकंड वीडियो कराऊंगा उसमें आपको सिर्फ इसका टेस्ट लूँगा सभी से। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस भाषा में लिखी जाती है? सभी को मैंने बताया। अभी आप लोगों को यहाँ पे टेस्ट सेट लगाना है देवनागरी में। ठीक है। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? अभी आप लोग आंसर कीजिएगा। हमने ऊपर ही किया था कि भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद राजभाषा संबंधित है उससे किस अनुच्छेद के तहत यहाँ पे रखा गया है, तो आंसर कीजिएगा 343 और 351 के तहत, 341 और 343 के तहत। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से कंठ ध्वनि कौन से? अब यहाँ पे कंठ से कौन सा ध्वनि होता है? कंठ से कौन सा ध्वनि होता है? तो अभी ऊपर ही पहले कंठ से कौन सा होता है? पूरा क वर्ग होते हैं, क, ख, ग, घ, ङ, कंठ से बोले जाते हैं, पूरा क वर्ग पूरा हो जाता है। नेक्स्ट हमारा रहेगा, आप सभी यहाँ पे आंसर कीजिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहते हैं? वीडियो को पॉज कीजिए और आप आंसर करके जाइएगा अंदर। ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, ऊपर ही हम लोगों ने पढ़े, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। शुरुआती वाला क्वेश्चन था। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है? अब यहाँ पे डायरेक्टली पूछा गया है वर्णों की संख्या, ये नहीं पूछा गया कि वो उच्चारण के स्थान पर या लिखावट के स्थान पर। अगर ऐसा पूछता तो आपका आंसर बदल जाता। तो आंसर क्या हो जाएगा? 52 हो जाते हैं, 52 हो जाते हैं। याद रखिएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाते हैं। नेक्स्ट है छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? अब यहाँ पे बता लेते हैं। अब ऊपर ही मैंने बताया था कि छ कैसे लिखिएगा। छ कैसे लिखिएगा? छ और क से मिलकर और स से मिलकर आपको छ बन जाते हैं, तीन चीज़ों से मिलकर बनी जाती है, यानी कि आपको संयुक्त हो जाते हैं, संयुक्त हो जाते हैं। सी नंबर ऑप्शन सही जाते हैं, क्या हो जाते हैं? संयुक्त हो जाते हैं।
नेक्स्ट है ज्ञ वर्ण किस वर्णों के संयोग से बनता है। जो ज्ञ वर्ण होते हैं किस किस वर्णों से मिलकर बने होते हैं यहाँ पे ज्ञ, ये चीज़ पूछा गया है। तो आंसर कीजिएगा ज और ज्ञ। क्या हो जाए ज और ज्ञ। अघोष बताइए अघोष वर्ण कौन सा है। इसमें आपको अघोष ऊपर ही मैंने आपको बताया था, अघोष और सघोष दोनों चीज़ें बताए थे आपको, तो आप सभी को पता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डंटी सा हो जाएगा। बहुत बढ़िया। घा, ठीक है, यहाँ पे आपको ख ख ग घ में के घा बताना है। उच्चारण स्थान कौन सा होता है, कैसे बोले जाते हैं, किस चीज़ से बोले जाते हैं, तो आपको कंठ से। मैंने आपको ये चीज़ें बता दिया था, ऊपर ही बताया था आपको, कंठ से होते हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा वर्णमाला। वर्णमाला कहते हैं, क्वेश्चन सारे हो गए। वर्णमाला कहते हैं, तो वर्णमाला कहिए वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो मैंने आज आप लोगों को पूरे सेट कराए हैं, वर्णमाला पूरा ख़त्म कर दिया हूँ मैं। जितने भी वर्णमाला से क्वेश्चन बन सकते सारा मैंने आपको डिस्कस कर दिया हूँ। अब यहाँ से मैंने आपको एक सेट लगानी है। ये मेरा वीडियो फर्स्ट था। सेकंड वीडियो जब आएगी तो वर्णमाला के जितने भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन मैं आपके समक्ष रखूँगा और डिस्कस करूँगा। तो इस वीडियो में आपको बनने के लिए धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो।